तो हमने इस दुनिया को अपने बच्चों से उधार में लिया है, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस दुनिया को अच्छी तरह से महफूज रखें, उसका ख्याल रखें, और ऐसी सुरक्षित दुनिया हमारे बच्चों के हाथों में दे दे, ताकि वो भी बच्चे फिर अपनी इस दुनिया का ख्याल रख के आने वाली जनरेशन को इसको सौंपे। उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले 450 करोड़ सालों से हमारी धरती मां इस कुदरत का ख्याल रखती आ रही है, और हमारा मिशन है कि हमें फिर से वो व्यवस्था कायम करनी है, और इसी मिशन के लिए इस संस्था का, इस एमसीएल का जन्म हुआ है। ऐसा कहते हैं कि ये जो कहावत है कि हमने ये दुनिया पुरखों से विरासत में नहीं ली है, बल्कि बच्चों से उधार ली है, ये कहावत किसी पुराने अमेरिका के किसी आदमी ने कही थी। पुराने अमेरिका की ये कहावत ऐसे कहा जाता है, लेकिन अगर हम संशोधन करें तो मुझे और मेरा पक्का यकीन है कि ये जो विचार है, ये विचार भी भारत से ही आया होगा। क्योंकि दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है कि जिसने पूरी दुनिया को हजारों साल पहले से ये सब चीजें बताई है। पूरी दुनिया को बताया कि ये जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, ये एक कुटुंब है, ये एक फैमिली है, एक परिवार है, और इस परिवार में, इस धरती के ऊपर, इस दुनिया में रहने वाले सभी जो जीव है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एक परिवार में रहने वाले लोग हैं। और जब ये कहते हैं कि एक परिवार के लोग, इसका मतलब वो सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कर रहे। तो इस दुनिया में रहने वाले सभी तरह के जीव, चाहे वो पानी में रहते हो, जमीन पे रहते हो, हवा में उड़ रहे हैं, और सभी तरह के मनुष्य, ये एक दूसरे के साथ एक ही परिवार में रहते हैं। ऐसा दिव्य संदेश भारत ने हजारों साल पहले दुनिया को दिया है। और दोस्तों, इसीलिए मैं समझता हूं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर हफ्ते हम इस 5E मिशन के लिए हमारी इस तहसीलों में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में, म्युनिसिपल वार्ड में इसके लिए खड़े हो, इस मिशन को हासिल करें। ये 5E मिशन, जिसका पहला ई है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संवर्धन। हर तरीके से हम पर्यावरण की सुरक्षा करें, उसका संवर्धन करें, उसको बेहतर करें। दूसरा ई 100% एम्प्लॉयमेंट। किसी भी व्यक्ति जो आज हमारे गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, किसी भी रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए अपना गांव शहर छोड़ने की जरूरत ना पड़े। 100% हम लोग एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करें। तीसरा ही एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण हमारे किसानों का, हमारे महिला बचत गटों का, क्योंकि किसान एक ऐसा व्यक्ति है कि जो फिर से हमारे देश की इकोनॉमी का दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना सकता है। चौथा ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे तहसील में रहने वाले हर एक फैमिली को, परिवार को एक सम्मानजनक इनकम मिलना चाहिए, उनकी आमदनी होनी चाहिए। और पांचवा ही है एनर्जी सुपर पावर। हमें मिलकर अपने देश को एनर्जी सुपर पावर बनाना है, ताकि हमारा देश फिर से दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बने। और जब हम ये 5E के लिए हर हफ्ते काम करेंगे, इसको फोकस करके काम करेंगे, तो दोस्तों फिर से हम दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से इसका ख्याल रख के हमारे आने वाले जनरेशन को इसको सौंपेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इमीडिएटली अभी शुरुआत कीजिए। जैसा हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि आप अभी अपने परिवार के साथ शुरुआत करते हैं। हमारे एमसीएल परिवार में, हमारे तहसील में कितने उद्योजक हैं? जितने भी एमवीपी है जो ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं, जितने भी एमयूपी है जो वार्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, और हमारे सभी चैनल पार्टनर, इन सब के लिए एक सस्टेनेबल इनकम की शुरुआत पहले करते हैं। आप लिस्ट बनाइए, इमीडिएटली लिस्ट बनाइए और बताइए कि इतने सारे लोग आज हमारे एमसीएल परिवार में हैं, और इनके लिए हमें एक सस्टेनेबल इनकम का निर्माण करना। और ऐसा समझते हैं कि इसकी जब शुरुआत करेंगे, ऐसा समझते हैं कि 100% एमवीपी एंटरप्रेन्योर आज हमारे तहसील में, तो ऑन एन एवरेज जो है, ऐसा समझते हैं कि 60 ग्राम पंचायत हमारे तहसील में है, और 60 एमवीपी उद्योजक आज हमारे तहसील में रहते हैं। उसी तरीके से जो नगर पालिका है, ये हो सकता है कि एक बड़ी नगर पालिका हो या 2 छोटी नगर पालिका हो, तो 40 म्युनिसिपल वार्ड हमारे पास है। तो हर म्युनिसिपल वार्ड के लिए एक एमयूपी और हर ग्राम पंचायत के लिए एक एमवीपी। तो दोनों मिलकर ऐसा समझिए कि 100 एमसीएल उद्योजक आज तहसील में काम कर रहे हैं, और हर एक उद्योजक को कम से कम शुरुआत में 15,000 रुपए हमेशा के लिए कंटिन्यूस वे में उनको मिलने चाहिए हर महीने। तो अगर 100 लोग के लिए 15,000 रुपए देने हैं, तो हमें हर महीने 15 लाख रुपए की इनकम करनी होगी। और उसके साथ जो तहसील लेवल के जो उद्योजक है, जो मेन एमबीएस प्रमोटर है, उनको 1 लाख रुपए महीना मिलना चाहिए। तो टोटल
16 लाख रुपए महीने हमें कमाने होंगे। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ चैनल पार्टनर बन के काम कर रहे हैं, जो गांव गांव में हमारा विजन मिशन पहुंचा रहे हैं। उनका भी अगर हम लोग ख्याल रखें तो ऐसा समझते कि और 3-4 लाख रुपए हमें कमाने पड़ेंगे, तो टोटल हर महीने 20 लाख रुपए की सैलरी, 20 लाख रुपए का इनकम जो है वो हमारे इन सभी परिवार वालों को देना पड़ेगा। तो अगर महीने का 20 लाख रुपए कमाना है तो वो बनता है साल का 2,40,00,000 रुपए। और 2,40,00,000 रुपए अगर साल के कमाने हैं तो कितना बिजनेस हमें करना पड़ेगा, कितना कितना धंधा, कितना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें कम से कम 24 करोड़ का माल तैयार करना होगा या बेचना होगा या रेवेन्यू का निर्माण करना होगा, और उससे ऐसा समझते कि 10% हमको इनकम है। तो हमारी तहसील में 24 करोड़ का माल अगर जनरेट करना है, बेचना है, रेवेन्यू तैयार करना है, तो आपको लग सकता है कि 24 करोड़ का माल बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत में रहने वाले लोगों की जो जरूरतें हैं, उनके लिए जितनी वस्तु और सेवा का निर्माण होता है, उसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर आज हमारी जितनी अर्थव्यवस्था है वो 300 लाख करोड़ की है। आज हमारे देश में जितने तहसील है वो 6,000 से कम है, लेकिन 6,000 पकड़ते हैं। तो 6,000 तहसीलों में अगर 300 लाख करोड़ की इस मूल्य का वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, उसका कंजम्पशन हो रहा है, इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर तहसील में 5,000 करोड़ की वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है और उसका कंजम्पशन हो रहा है 5,000 करोड़ हर तहसील में ऑन एन एवरेज। कम ज्यादा ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन अगर दुनिया का आप ग्लोबल एवरेज देखेंगे, दुनिया का एवरेज देखेंगे तो दुनिया के एवरेज से हम सिर्फ 15% इतना ही है। दुनिया का एवरेज हमसे 6 गुना ज्यादा है। प्रति व्यक्ति जो हमारी जीडीपी है, प्रति व्यक्ति जो हमारा इनकम है, प्रति व्यक्ति वस्तु और सेवा का जितना उत्पादन होना चाहिए, उसके हिसाब से हम देखें तो दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज है वो 6 गुना है भारत से। अभी चीन और भारत, उनकी लोक संख्या सेम है, जनसंख्या सेम है। अभी चीन का जो उत्पादन है, चीन का जो जीडीपी है प्रति व्यक्ति, वो ग्लोबल एवरेज के समान है। और इसीलिए इतनी सारी लोक संख्या और ग्लोबल एवरेज का उनका प्रति व्यक्ति इनकम, इसलिए अभी चीन की अर्थव्यवस्था भी $20 ट्रिलियन है और हमारी उससे 15% ऑलमोस्ट $3.5 ट्रिलियन इतनी है। तो आइडियली जो हमारा इनकम, हमारा जीडीपी होना चाहिए हर तहसील में, वो 5,000 नहीं, वो 30,000 करोड़ होना चाहिए अगर हम दुनिया का एवरेज देखेंगे तो। लेकिन आज की तारीख में आज जितना हो रहा है उसको भी हम लोग देखें, 5,000 करोड़ को भी देखें, और उसमें कितनी वस्तु का और सेवा का हमको निर्माण करना है, तो हमें शुरुआत करनी सिर्फ 24 करोड़ के साथ। तो आप देख सकते हैं कि 1% यानी 50 करोड़ हो गए, आधा प्रतिशत यानी 25 करोड़ हो गए। तो हमें जो काम करना है वो बहुत बहुत छोटे से शुरू करनी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी वस्तु हम तैयार करेंगे वो किसी कंपनी से लाएंगे और उसको बेचेंगे तो बिल्कुल नहीं। हमारे गांव में, हमारे तहसील में जो महिला बचत गट है, हमारे गांव में जो किसान है, जो युवा है, वो जो चीजें तैयार कर सकते हैं उनको तैयार करके उनको बेचना है। यानी हमें ये जो जीडीपी का निर्माण करना है, ये जो इनकम का निर्माण करना है, ये जो 24 करोड़ का जो रेवेन्यू है और 2.4 करोड़ का हमको सबके लिए इनकम जनरेट करना है, तो दोस्तों ये 24 करोड़ का माल तैयार हम अपने लोगों से तैयार करेंगे। यानी 2.4 करोड़ जो लोग हमारे लोगों को जो हम इनकम देंगे, उसके साथ साथ सोचिए कि कितने सारे लोगों को आमदनी की शुरुआत हो जाएगी, कितने सारे परिवारों को एक अच्छा इनकम की शुरुआत हो जाएगी इस सिर्फ 24 करोड़ के साथ। और इसको शुरुआत करते करते हमको वहां तक जाना है जहां हमारी काबिलियत है, और एकदम सिंपल प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करते हैं ना, एकदम सिंपल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो सबको लगते हैं। अभी बिस्किट ऐसी चीज है कि जो अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, हम चाय के साथ भी खाते हैं। जब भूख लगती है तो चाय के साथ पूरा बिस्किट का पूड़ा खाते हैं, पैकेट खाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे जो घर में बनाया जाता है ऐसे कुकीज का निर्माण करें, ऐसे स्वादिष्ट कुकीज का निर्माण करें कि कितना बड़ा मार्केट उसका ही है। घर में अभी वॉशिंग पाउडर ऐसी चीज है, हमारी महिला बचत गट वॉशिंग पाउडर बना सकते हैं, ऑर्गेनिक वॉशिंग पाउडर।
अब ये ऑर्गेनिक वॉशिंग पाउडर भी ये वॉशिंग पाउडर भी ऐसा प्रोडक्ट है कि जो अमीरों को भी लगता है, गरीबों को भी लगता है, सबको लगता है। तो ऐसे सिंपल सिंपल प्रोडक्ट के साथ हम लोग शुरुआत कर सकते हैं इमीडिएटली, और जिसका वॉल्यूम ही इतना ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ लोग ही इतने रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो भी प्रोडक्ट तैयार करेंगे वो दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट होना चाहिए, वो बेहतरीन प्रोडक्ट में से एक होना चाहिए। यानी मोमेंट एक बार अगर किसी ने हमारा बिस्किट खाया, वो कुकीज खाए, तो उसको लगना चाहिए ये सबसे बेहतरीन है, मैं बार बार इसको लूंगा। अगर किसी ने वो ऑर्गेनिक वॉशिंग पाउडर ली तो उसकी खुशबू, हाथों को जरा भी जलना नहीं, ये सब ऐसे होना चाहिए कि उनको लगे कि बार बार हम लोग लें। और दोस्तों ये इसके साथ जब भी हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे, एक ऐसा समझे कि हमने बेहतरीन, दुनिया में एकदम वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमने तैयार किया हमारे गांव में, हमारे तहसीलों में, हमारे लोगों के साथ। लेकिन उसके साथ साथ हमें कस्टमर का बेस भी तैयार करना होगा। एक जगह हमने प्रोडक्ट शुरुआत की तो उसके साथ हमें उसके लिए मार्केटिंग की भी शुरुआत करनी होगी, मार्केट भी तैयार करना होगा, क्योंकि लोगों को पता तो चलना चाहिए कि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, ये बेस्ट प्रोडक्ट दुनिया का बना रहे हैं, कोई वह उपलब्ध है, अवेलेबल है। वो रहा एक, यानी लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है, 100% ऑर्गेनिक कुकीज है, 100% ऑर्गेनिक वॉशिंग पाउडर है। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा ये भी है कि लोग हमसे क्यों खरीदे। ऐसे समझे कि लोग अभी संतुष्ट है उनके प्रोडक्ट के साथ। लोग जो है, उनको जो कुछ चीजें वो खाते हैं, यानी जो बिस्किट वो खाते हैं, उनके साथ संतुष्ट है। उनकी जो जरूरत है वो बिस्किट्स पूरे करते हैं, उनको जरूरत ही नहीं किसी दूसरे कुकीज की, बिस्किट की, कुछ की। वो जो वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो उनके लिए काफी है, उनको नहीं चाहिए किसी दूसरे वॉशिंग पाउडर। तो वो क्या रीजन है, वो क्या मकसद है, पर्पस है, उद्देश्य है कि जिसकी वजह से ये लोग आपसे खरीदे। तो वो पर्पस भी होना चाहिए कि जिसकी वजह से लोग अपना छोड़ के हमें ये प्रोडक्ट को खरीदिए। और वो प्रोडक्ट क्या है, तो वो पर्पस क्या है, वो उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य है ये 5V। दोस्तों ये 5V एक ऐसा मिशन है, ये 5 एक ऐसा कारण है, एक ऐसा उद्देश्य है कि जिस उद्देश्य के साथ अगर हम इसको प्रमोट करें तो ये जो प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे उसको अपने तहसीलों में, गांव में, शहरों में, जिले में तो बेच ही सकते हैं, लेकिन कल जाके अमेरिका, यूरोप, कोई सी भी देश में जाके बेच सकते हैं। ऐसी पर्पस है। अगर ये प्रोडक्ट हमारे पर्यावरण का संवर्धन कर रहे हैं, अगर इस प्रोडक्ट के साथ हम किसानों का सक्षमीकरण कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दिला रहे हैं, हम अपने गांव को सुजलाम सुफलाम कर रहे हैं, तो इसके जैसा पर्पस ही नहीं। कोई भी व्यक्ति जब इसमें काम करेगा तो उसको लगेगा मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। और दोस्तों ये बताने का, यानी ये बेस्ट प्रोडक्ट है और इसका ये उद्देश्य है, इस महान उद्देश्य के लिए प्रोडक्ट हमने बनाया है, इस दुनिया को बेहतर कराने के लिए हमने बनाया है, इस दुनिया को सही सलामत बच्चों के हाथों में देने के लिए हमने बनाया है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया इसको ले सकती है, ऐसा ये पर्पस, ऐसा ये उद्देश्य है। और कैसा पता चलेगा लोगों को ये उद्देश्य, कैसे समझेगा कि आप ये काम कर रहे हो और इस महान उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो, और उसका एक ही तरीका है, वो है सैटरडे सेशन। कैसे पता चलेगा? और बात सिर्फ 24 करोड़ की नहीं ना, बात सिर्फ हमारे लोगों को तनख्वाह या हमारे लोगों को अच्छा इनकम देने की बात ही नहीं ना। हमारे तहसीलों में जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनको अच्छा इनकम मिलना चाहिए। जितने भी ऐसे परिवार है, जो परिवार जिनको इनकम बहुत कम है, उनको एक सम्मानजनक इनकम मिलना चाहिए। हमारे किसानों की हालत अच्छी होनी चाहिए, उनकी परिस्थिति बेहतर होनी चाहिए। ये बात है ना। तो ये 24 करोड़ की बात नहीं है, बात उस 5,000 करोड़ या उससे भी ज्यादा है। आज बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर की कंपनियां आ रही है, उनका माल बेच रही है, कितने सारे, यानी इतने सारे प्रोडक्ट्स में जब मैंने बात की है, 3-4 बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो पूरा माल बेच रही है। क्यों ऐसा हो? हमारे लोगों को ये होना चाहिए, और इसलिए जो तैयारी करनी है वो सैटरडे सेशन की तैयारी है। सैटरडे सेशन सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा फाउंडेशन है। वो सिर्फ 24 करोड़ नहीं, आगे जो बड़ी इकोनॉमी 30,000 करोड़ तक जाने ना, उसके लिए भी काम करेगा सैटरडे सेशन। क्योंकि हर बार जब लोग इसको सुनेंगे, जब लोग इसमें शामिल हो गए, तो लोगों को लगेगा कि मैं एक अच्छे महान उद्देश्य के लिए मैं काम कर रहा हूं। कोई अगर 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट या उस कुकीज का पैकेट भी लगेगा तो उसको लगेगा कि मैं अपने किसानों के लिए, मैं अपने महिला बचत गुटों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए ये काम कर रहा हूं। तो मेरी विनती है आप सबसे, आप इमीडिएटली इस काम के ऊपर शुरुआत करिए, हमारे लोगों को एक सस्टेनेबल अच्छा इनकम की शुरुआत कीजिए,
सैटरडे सेशन के साथ शुरुआत की है। अगर आपको कहीं भी मार्गदर्शन की जरूरत हो, हेल्प की जरूरत हो, तो हमारे जितने भी सीनियर प्राइम बीडीएस है उनके साथ हर हफ्ते मिलिए और इसको आगे बढ़ाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ, और आज का भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका नाम है मच्छर मुक्त क्षेत्र। आज मच्छरों का इतना प्रॉब्लम है हमारे देश में, यानी गांवों में, शहरों में, हर जगह मच्छर का प्रॉब्लम है। मच्छर से होने वाली बीमारियों का प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि मच्छर नहीं होने चाहिए। तो और हमारी कोशिश है कि हमें हर ग्राम पंचायत को और हर शहर के म्युनिसिपल वार्ड को इस मच्छर मुक्त करना है। यानी क्या, चलो समझते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन जागतिक आरोग्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO, इन्होंने इस मच्छर को दुनिया का सबसे घातक, सबसे भयंकर ऐसा जीव करके घोषित किया है। ऐसा जीव जो सिर्फ 2.4 ग्राम का है। 2.4 ग्राम, 1 ग्राम समझते ना, 2.4 ग्राम का मच्छर है वो दुनिया का सबसे घातक, दुनिया का सबसे भयंकर ऐसा जीव क्यों है, और उन्होंने घोषित किया है वर्ल्ड। इसका कारण यह है कि इस मच्छर की वजह से बहुत घातक, बहुत भयंकर, जानलेवा ऐसी बीमारियां होती है। और यही एक कारण है कि जिसके वजह से पूरी दुनिया इसके पीछे है और पूरी दुनिया को ये नहीं चाहिए। और कई सारी, एक लंबी लिस्ट है कि जो बीमारियां इससे होती है। लेकिन जो भारत के लिए जरूरी है, या भारत में जो ज्यादा करके बीमारी थी, ये आपके सामने मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, फाइलेरियासिस होता है, और बाद में कुछ वायरसेस है। दोस्तों, ऐसे क्यों होता है, किस तरह से ये मच्छर बीमारियां फैलाते हैं? तो मच्छर खुद से बीमारियां नहीं फैलाते, वो नहीं किसी को बीमार करते, लेकिन बीमारी फैलाने वाले जो जीवाणु, विषाणु या सूक्ष्मजीव होते हैं, उनका संक्रमण करते हैं ये मच्छर। मच्छर का काम इसमें होता है वेक्टर, उसको वेक्टर करके नाम है, जो अपने बदन में, अपने शरीर में बीमारी तैयार करने वाले जो सूक्ष्मजीव है, इनको रखते हैं, उनका संक्रमण करते हैं, उसको कहते हैं वेक्टर। तो ये जो मच्छर है, ये वेक्टर का काम करते हैं। अभी आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ये चित्र हमारे खून का है, और ये जो रेड पेशी, जो पेशी जो तबकड़ी जैसे दिख रही है, वो हमारी लाल रक्त पेशी है। और उस लाल रक्त पेशी में से जो निकल रहे ग्रीन, जो हरा, वो है मलेरिया तैयार करने वाले सूक्ष्मजीव। तो ये मलेरिया तैयार करते हैं, सॉरी हाँ, ये मलेरिया की बीमारी तैयार करते हैं। और मच्छर क्या करते हैं, सिर्फ इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे अगर कोई बीमार है, कोई पेशेंट है और इनको मलेरिया हुआ है, तो जब भी मच्छर उनको डंक मारता है, तो वो डंक के साथ उनका खून लेता है, तो खून के साथ फिर ये रक्त पेशी लेता है, और इस रक्त पेशी के साथ वही बीमारी तैयार करने वाली वो सब सूक्ष्मजीव लेता है। और वो लेने के बाद जब मच्छर दूसरी जगह जाता है और दूसरे को डंक मारता है, तो उसके शरीर में ये डाल देता है, और इस तरह से मलेरिया फैलता जाता है, मलेरिया हो, डेंगू हो। और ये काम मच्छर सिर्फ मनुष्यों के साथ नहीं करता, तो जानवरों के साथ करता है, पक्षियों के साथ करता है, और अलग अलग, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, बाकी के पैथोजन है, इनको संक्रमित करता है, और अलग अलग बीमारी से फैलती है। दोस्तों, मच्छर पूरे साल में दुनिया भर में ऐसा कहा जाता है कि 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को मारते हैं। 10 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ मच्छर की वजह से मर रहे हैं आज, और करोड़ों की तादाद में लोग बीमार होते हैं। जो ऑफिशियल फिगर है 2021 की WHO की, वो 7,25,000 है, कि 2021 में 7,25,000 लोग मच्छरों की वजह से जो बीमारियां होती है उनसे मरे। लेकिन WHO भी ऑफिशियली ये मान्य करती है कि ये जो फिगर है, ये जो रिपोर्टिंग है, ये अंडर रिपोर्टिंग है। बहुत सारे लोग जो बीमार पड़ते हैं उनके बारे में रिपोर्टिंग नहीं होती, जो लोग मरते हैं वो रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि ये सभी जो बीमारियां है वो मैक्सिमम डेवलपिंग देशों में है, मैक्सिमम अफ्रीकन और एशियन देशों में है, जहां बहुत सारी जगह में ये जो मेडिकल सुविधा होनी चाहिए वो बहुत कम है। इसलिए जो रिपोर्टिंग है ये बहुत कम है, और इससे भी बहुत ज्यादा लोग आज मच्छर की वजह से मर रहे हैं। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में विश्व मच्छर दिन मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिन जो है 20 अगस्त को, अगले महीने आने वाला।
और क्या आप सोच सकते हैं कि पिछले 126 सालों से ये दिन मनाया जा रहा है, पिछले 126 सालों से, यानी 1897 में इसकी शुरुआत हो गई है। ऐसा कौन सा दूसरा दिन है, आप जरा सोचिए और मुझे बताइए, कि जो पिछले 126 सालों से बनाया जा रहा है। और वो कब मनाया जा रहा है? तो उस दिन को सर रोनाल्ड रॉस करके एक शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि मलेरिया ये जो बीमारी है ये फैल रही है इस मच्छरों के कारण, और तब से इस दिन को मनाया जा रहा है। इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे वो, यानी उन्होंने इसका संशोधन किया, पूरी दुनिया को बताया, इसको सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है। तो ये दिन इसलिए है कि पूरी दुनिया को बताने के लिए कि मच्छर कितने खतरनाक है, दुनिया के खतरनाक जीव, और कैसे मच्छर से ये मुक्ति या मच्छरों के जो बीमारियां हो रही है उनसे मुक्ति करने की जरूरत है, आवश्यकता है। दोस्तों, मलेरिया से शुरुआत करते हैं। मलेरिया जो बीमारी है, अगर इसका इतिहास आप देखोगे तो मलेरिया तब से है जब से मनुष्य की संस्कृति है, जब से मनुष्य एक जगह, मनुष्य तो पहले बाकी के जानवर जैसे था, एक जगह जब से उसने बस्ती करनी शुरू कर दी, गांव बसने शुरू हो गए, तब से ये मलेरिया है। गांव, शहर, यह संस्कृति, इसका कारण क्या है? क्योंकि कौन सा वो कारण है कि जिसकी वजह से मनुष्य एक जगह रुका, सेटल हुआ, और वो कारण था एग्रीकल्चर, वो कारण था कृषि, खेती। अभी जब से खेती बाड़ी शुरू हो गई है, मनुष्य ने बहुत सारे जो पानी के नेचुरल प्रवाह थे, जो पानी नेचुरल इकोसिस्टम में चल रहा था, उसको बंद करके, उसमें इंटरवेंशन करके अपने खेतों के लिए उसका उपयोग किया। और जहां जहां उन्होंने फिर ये काम किया, जो प्रकृति की जो चल रही थी जो व्यवस्था, उसमें बिगाड़ किया, तो वहां फिर ये मच्छरों का अनियंत्रित उनकी ग्रोथ शुरू हो गई, मच्छरों की। और फिर ये जो बीमारी मलेरिया थी, वो पहले चिंपैंजी या बंदरों में थी, फिर वो मनुष्य में आ गई। और तब से लगे अगर आप देखोगे तो प्राचीन रोमन, प्राचीन बाकी जितनी भी संस्कृति है, उसमें इन पीरियोडिक फीवर के बारे में लिखा गया है। मध्ययुगीन कालखंड में भी लिखा गया है और आधुनिक में। और मलेरिया का मतलब यह है कि पहले लोगों को पता नहीं होता था कि किसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने उनको पहले लगता था कि हवा से हो रहा है, ये खराब हवा, दूषित हवा के कारण ही हो रहा है। तो मलेरिया का जो फुल फॉर्म है, या मलेरिया का जो अर्थ है, वो है माल और एरिया। माल यानी बैड, खराब, और एरिया यानी हवा। तो खराब हवा के कारण ही हो रहा है, ऐसा लोगों को लगता था, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया है। फिर ये सर रोनाल्ड रॉस ने बताया कि ये हवा से नहीं हो रहा है, तो ये मच्छरों के कारण हो रहा है। तो दोस्तों, और ये जो बीमारी तैयार करती है वो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो एक पेशीय सूक्ष्म जीव है जिनका नाम है प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम 4 प्रकार के, तो 4 प्रकार के मलेरिया होते हैं। और मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि मलेरिया में क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मलेरिया में ठंडी बच के बुखार आता है, सर दर्द करता है, उल्टी होती है, नौशिया होता है, और बदन दर्द होता है ऑफकोर्स। अभी भारत में ये ठंडी बच के बुखार आना इतना कॉमन है, अब इनफैक्ट मलेरिया इतना कॉमन है कि किसी को भी अगर ठंडी बच के बुखार आया तो मैक्सिमम डॉक्टर्स विदाउट ब्लड इन्वेस्टिगेशन पहले आपको मलेरिया की दवा देते हैं। तो ये सिस्टम है। लेकिन इसका प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो ऑफिशियल फिगर जो WHO ने दी है वो 2019 की ये है कि उसमें लगभग 24 करोड़ 70 लाख केसेस, यानी ऑलमोस्ट 25 करोड़ लोगों को एक साल में मलेरिया हुआ, जिसमें 6,19,000 लोग मारे गए। और ये मैक्सिमम जो प्रमाण है वो अफ्रीका में है। लेकिन भारत की भी अगर बात करें तो भारत में WHO के अनुसार 2019 में 1.5 करोड़ केसेस हर साल होते हैं, और लगभग 20,000 तक लोग इससे मारे जाते हैं। और ये भी उनके अनुसार एक अंडर रिपोर्ट है। और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम करके एक मिशन शुरू कर दिया, और उनका एक ही फोकस है कि किस तरह से जल्द कोई भी मलेरिया का पेशेंट हो, उसका जल्द से जल्द हम लोग उसका ट्रीटमेंट करें, उपचार करें, और इस संक्रमण को रोके, मलेरिया को सोर्स को भी रोके। वैसे ही भारत ने, वैसे ही पूरे विश्व में मलेरिया का एक स्पेशल दिन मनाया जाता है। मच्छरों का दिन तो मनाया जाता है 20 अगस्त, लेकिन मलेरिया का जो स्पेशल दिन मनाया जाता है, जिसको कहते हैं कि विश्व मलेरिया दिवस, और वो बनता है 25 अप्रैल को। हमारे देश में भी इसको लेके एक बहुत बड़ा मिशन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी जितने भी वेक्टर से डिसीज होते हैं उनका नियंत्रण कार्यक्रम हमारे यहाँ देश में होता है।
और इसके जरिए एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण किया गया है। इनफैक्ट हर जिले में एक जिला मलेरिया अधिकारी ऐसी एक पोस्ट है जिसमें सीनियर डॉक्टर वो रहते हैं और उनके अंडर एक बहुत बड़ा स्टाफ होता है, स्टाफ नर्सेस से लेके बाकी के डॉक्टर्स, बाकी पूरा स्टाफ, और इनका एक ही फोकस होता है कि मलेरिया का निर्मूलन उस जिले से। और भारत के हर जिले में ये पूरी व्यवस्था है। तो आप सोच सकते हैं कि मलेरिया का प्रॉब्लम ये कितना बड़ा हमारे देश के लिए भी है। दूसरी जो बीमारी है इंपॉर्टेंट, वो है डेंगू। दोस्तों, डेंगू के बारे में भी मुझे लगता है कि आप सभी को आपने सुना होगा कि डेंगू एक अगेन जानलेवा बीमारी है। वैसे मलेरिया भी एक जानलेवा, हमने देखा कि भाई 20,000 लोग रिपोर्टेड है जो मरते हैं हर साल भारत में। डेंगू भी ऐसी जानलेवा है जो हो रहा है एक वायरस की वजह से, और जिस वायरस का नाम है DENV। दोस्तों, इस डेंगू को लेके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो होते हैं वही बहुत बुखार आता है, उसमें उल्टी होती है, सर दर्द होता है। लेकिन इस डेंगू में क्या होता है कि छोटे छोटे कैपिलरीज के लेवल का एक ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होते हैं छोटे छोटे, और इस रक्तस्राव की वजह से आप देखोगे कि तो बदन के ऊपर वो रैशेस आते हैं। तो जब छोटे छोटे ऐसे टिपके आते हैं लाल, वो लाल टिपके या रैशेस जो होते हैं वो एक्चुअली होता है कि स्किन के अंदर हमारा रक्तस्राव हो रहा है। तो ये प्रमुख लक्षण होता है डेंगू। और डेंगू से कितने सारे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। अभी डेंगू का प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा दुनिया में बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि अभी WHO के अनुसार सबसे बड़ा खतरनाक जो बीमारी मच्छरों की वजह से हुई है वो आज की तारीख में डेंगू है। WHO कहती है कि दुनिया में जितने लोग रहते हैं, ऐसा समझते हैं कि 800 करोड़ लोग दुनिया में रह रहे हैं, तो 800 से 400 करोड़ लोग हैं जो अभी इस डेंगू के रिस्क में रह रहे हैं। यानी ये 400 करोड़ लोग ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां डेंगू तैयार करने वाले विषाणु है, जहां डेंगू को विषाणु को संक्रमण करने वाले वहां मच्छर है। और आज की तारीख में 10 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक हर साल लोग डेंगू से बीमार होते हैं। भारत के लिए जो फिगर है वो 50,000 तक। लेकिन हमने खुद देखा है कि पिछले 2 साल, पिछले साल, उसके पहले साल इतना बड़ा डेंगू के एक साथ आई थी। तो दोस्तों, इसीलिए पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड या अंतरराष्ट्रीय डेंगू दिन ऐसा मनाया जाता है जो होता है 15 जून। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी इतनी बढ़ गई है कि भारत एक स्पेशल अपना दिन मनाता है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, जो 16 मई को होता है। और इसका फोकस एक ही होता है कि इस डेंगू के जो केसेस है वो कम से कम करें। आगे की जो बीमारी है वो चिकनगुनिया है। चिकनगुनिया भी एक वायरल इन्फेक्शन है, जो वायरस मच्छर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और उसका संक्रमण करके बीमारी तैयार करते हैं। और उसमें भी क्या होता है, चिकनगुनिया में बुखार होता है जैसे बाकी के इन्फेक्शन में होता है। लेकिन उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चिकनगुनिया में, वो है जॉइंट पेन्स। अभी ये वायरस से होता है चिकनगुनिया, इसलिए हो सकता है कि 8-10 दिन के बाद ये बुखार चला जाता है। लेकिन हमने देखा है कि ये जो जॉइंट पेन्स है, ये जो सांधे दुखते हैं, वो जॉइंट 6-9 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक लोगों को दुख रहे हैं। तो इतना डैमेज ये फीवर करता है। बाकी के भी अलग अलग बीमारी है, जैसे फाइलेरियासिस है, अगर आपने सुना होगा, हत्ती पाव करके एक बीमारी होती है। तो उसमें ये मच्छर ऐसे सूक्ष्म जीवों को लेके जाता है जो हमारा फ्लूइड का जो ड्रेनेज है या जो सिस्टम है उसको बंद कर देता है, लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है, उसको बंद करता है। तो फ्लूइड पूरा पैरों में वैसे रहता है और पैर फिर हत्ती जैसा हो जाता है, इसको हत्ती पाव ऐसा कहते हैं। तो हमारे देश में वो मच्छरों के कारण ही होता है। उसके अलावा जिका वायरस करके एक वायरस का संक्रमण जो हमारे यहाँ कम है, यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है, वो उसका संक्रमण होता है। उसके अलावा येलो फीवर, यानी जैसे हमें पीलिया होता है और पूरा बदन पीला पड़ जाता है, वैसे आंखें पीली पड़ती है, यानी आपको बुखार आता है और आंखें पीली पड़ती है। येलो फीवर अगेन वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, भारत में एकदम कम है। बाद में वायरल एनकेफेलाइटिस, यानी हमारे मेंदू के जो टिश्यू है उनका इन्फ्लेमेशन जो वायरस के कारण होता है, वो भी कर सकता है मच्छर, और हो सकता है कि इसका भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ऐसे कई सारी बीमारियां इस मच्छरों के कारण होती है। तो इस मच्छरों को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो इसके भी अलग अलग प्रकार है, पद्धति है। तो सबसे प्रचलित पद्धति है जिसके ऊपर ज्यादा लोग फोकस करते हैं वो है सोर्स रिडक्शन।
यानी क्या कि जहां से ये मच्छरों की पैदाश होती है उसको एलिमिनेट करना, इसकी पैदाश को रोकना, थमना। तो अभी कैसे इसके मच्छरों की पैदाश को रोक सकते हैं, इस ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि मच्छरों की पैदाश कैसी होती है। तो दोस्तों मच्छरों की जो लाइफ साइकिल होती है ना, तो जो एडल्ट मच्छर है उसमें जो मादी मच्छर है वो अपने अंडे देती है। कहां देती है? तो पानी के ऊपर, पानी के ऊपर जो लेयर होती है ना वहां अपने अंडे देती है, और उसी अंडे से फिर वो लार्वा निकलते, बच्चे निकलते हैं, और वही बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनको कहते हैं पुपा, और फिर वो पुपा बन जाते हैं एडल्ट मच्छर। ये पूरा उनका जो जीवन चक्र है ना वो 8 से 10 दिन का होता है। इस तरह से ये मच्छर अब पैदा होते हैं पानी के ऊपर। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि मच्छरों की पैदाश रोकना, इसका मतलब यह है कि जहां ये तैयार होते हैं वहां उसको रोकना। अभी आप देखोगे ना कि जहां जहां मच्छरों की पैदाश होते हैं आपको पानी ऐसे नजर आएगा, उसमें जो लार्वा है, छोटे छोटे बच्चे मच्छर के, वो आपको ऐसे दिखाई देंगे, मादा दिखाई देंगे। और एक्चुअली अगर सूक्ष्म स्कोपी से आप देखोगे तो मच्छर आपको ऐसे दिखाई देंगे। तो नीचे ये लार्वा रहते हैं और ऊपर एक ट्यूब होती है जिससे वो ऑक्सीजन हवा का लेते हैं। दूसरा जो पद्धति है इन मच्छरों को कंट्रोल करने का, उसके ऊपर भी अभी संशोधन हो रहा है कि मच्छरों की पैदाश बंद करने के लिए ये जो पुरुष नर मच्छर है उसको स्टेराइल करना, ताकि अंडे ही पैदा ना हो। तो इसलिए फिर वो जहां जहां मच्छरों की पैदाश है ये जगह पे गामा रेडिएशन या ऐसे केमिकल डाले जाते हैं कि जिसकी वजह से ये जो नर मच्छर है वो स्टेराइल हो जाते हैं, फिर वो अंडा नहीं तैयार कर पाते। तीसरा जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, बायो कंट्रोल जिसे कहते हैं। अभी ये जो मच्छर है इसके अंडे, इसके छोटे छोटे बच्चे, ये बहुत सारी मछलियों का खाद्य है। बहुत सारी मछली इसको आराम से खाते हैं, इसके ऊपर जिंदा रहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जाओगे, आप अपने तालुका लेवल के आरोग्य ग्रामीण रुग्णालय में जाओगे तो आपको बताएंगे ये कि अगर कहीं मच्छर हो सकते हैं, आपको लगता है कि हो रहा है, ऐसा लगता है, ऐसे क्लीन वाटर में आप ये मछली को डाल दीजिए, मछली सब कुछ खा जाएंगे। इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे तो आपको मछली देते हैं वो देने के लिए। चौथा है ऑयल ड्रिप, यानी ये जो मच्छरों की पैदाश होती है ना ये पानी के ऊपर होती है, सरफेस के ऊपर, नीचे नहीं होती। तो अगर इस पानी के ऊपर आप तेल डाल देंगे, और कौन सा तेल? जो यूज किया हुआ तेल, रसोई का एकदम यूज किया हुआ जो आप डाल सकते हैं ऐसा तेल, या गाड़ियों का तेल जो भी यूज किया उसका कोई फायदा नहीं। ऐसे तेलों को अगर आप डाले तो एक लेयर बनाती, तेल जो होते हैं उसकी घनता पानी से कम होती है, तो ऊपर रहता है तेल हमेशा। और जब आप एक तेल डालते हो तो वो जो लार्वा है जो ऑक्सीजन लेते हैं उनके ट्यूब मार्फत, वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिलता, वो मर जाते हैं। और ये जो मादा मच्छर होते हैं वो भी अपने अंडे दे नहीं पाते पानी के ऊपर तेल की वजह से, तो वो बंद हो जाता है। अदरवाइज ये बच्चों को मारने के लिए, लार्वा को, मच्छरों को बच्चों को मारने के लिए कई सारे केमिकल्स है। और ऐसा चीज आपने देखा होगा कि वो उससे वो बच्चे को भी और बड़े जो मच्छर है उनको भी मारते हैं। इनफैक्ट ऐसे कई सारे प्रोडक्ट उत्पादन आप टीवी पे भी देखते होंगे कि जो मारने के बाद ये मच्छर मर जाते हैं, ये सब केमिकल्स है, डेंजरस केमिकल्स, जैसे जहर होता है उन मच्छरों के लिए जिससे वो मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कौन सा जहर होता है? तो उसमें होता है डीडीटी और बाकी के केमिकल्स, और कई सारे देशों में इसको बैन किया गया है, क्योंकि ना कि सिर्फ ये मच्छर को मारते हैं, लेकिन इस इकोसिस्टम में, पर्यावरण में जो बाकी की चीजें हैं उसके ऊपर भी बहुत दुष्परिणाम ये करते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक है। तो दोस्तों ये तो हमने देखा कि मच्छरों के कारण इतनी बीमारियां होती है, मच्छर महाभयंकर ऐसे जीव है, और मच्छरों को रोकने के लिए ये सब अलग अलग पद्धति है। लेकिन अभी इस मच्छर को, यानी जिस मच्छरों को हम एक बीमारी तैयार करने वाले जीव के रूप में देख रहे हैं, इसी मच्छर को हम अपने इकोसिस्टम, पर्यावरण के नजरों से देखते हैं। तो दोस्तों पर्यावरण में अगर आप मच्छर देखोगे तो पर्यावरण में ये मच्छर सभी जगह है। सिर्फ ऐसे अति ठंड प्रदेश, यानी जो पोलर है, अभी देखिए ये जो ग्रोथ करते हैं हम लोग, अभी गांव से शहर बनता है, शहर के बाहर शहर फैलता जा रहा है, ऐसे ही बिना कोई नियम, ना कोई लॉजिक, ना कोई साइंटिफिक, और ये पर्यावरण के बारे में तो कोई सोचता नहीं। क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो प्रकृति की व्यवस्था उसको कितना खराब कर रहे हैं, कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ देखते नहीं हम। इसलिए ज्यादा मैक्सिमम मच्छर अगर आपको दिखाई देंगे वो कहां? ऐसे शहरों में आपको दिखाई देंगे, ऐसे शहर जो कभी भी ऐसे ही डेवलप हुए हैं।
जो प्रॉपर ओल्ड शहर है, जो जो प्रॉपरली बनाए गए, वहां नहीं मच्छर होंगे, ये बाहर आपको मच्छर दिखाई देंगे। ऐसे गांव के बाहर आपको दिखाई देंगे जहां कहीं भी कुछ भी उन्होंने बिल्ड किया है, कोई देखता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। ये और जो जिन्होंने ये पानी के जो स्रोत है, ये पर्यावरण का संतुलन का जो स्ट्रक्चर है, उसको बिगाड़ के रखा है, ऐसी जगह पे आपको मच्छर दिखाई देंगे। जहां जो नैसर्गिक प्रवाह चलते थे, जहां नदी चलती थी, नाले चलते थे, वो बंद कर दिए आपने। जो भी पानी आप डालते हैं, यूज इस्तेमाल करते हो, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। यहां मच्छरों की पैदाश हो रही है। और बहुत सारी जगह पे फिर ये पैदाश हम लोग अपने घर पे भी कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी जो बीमारी तैयार करने वाले मच्छरों की पैदाश, अगर पूरी जो सर्वे करने के बाद ये पता चला है कि मैक्सिमम जो सोर्स होते हैं वो अपने घर पे होते हैं। डेंगू का बहुत बड़ा एक दौर आया था, अगर आपको 2 साल पहले अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे पेशेंट, उसके पहले भी 5 साल पहले हुआ था। जहां जहां टीमें गई, देखा, कार्यक्रम किया, वो ऑपरेशन किए, तो पता चला कि किसी का वो जो डेंगू के मच्छर रहते हैं वो क्लीन वाटर में पलते हैं। और कहा होता है ये क्लीन वाटर जिसमें ये डेंगू के मच्छर पल रहे हैं, तो आपका जो फ्रिज रहेगा उसके नीचे है, वो ठंडे पानी थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट हो रहा है, उसमें मच्छर है। आपका जो एसी होगा उसके नीचे है, और वहां डेंगू हो रहा है। तो ऐसे कई सारे सोर्सेज जो हम लोग तैयार कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर हमें इन बीमारियों को बंद करना है, अगर हमें अपने गांव को, अपने शहर को अगर जीरो मलेरिया, जीरो डेंगू करना है, तो कोई भी संस्था कुछ नहीं कर पाएगी। WHO पहले लगे तो अपने दुनिया के लेवल पे, विश्व लेवल पे कुछ करे, हमारा भारत सरकार अपने लेवल पे करे, राज्य सरकार कुछ करे, लेकिन वो का कुछ फायदा नहीं है। कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन का भी कोई फायदा नहीं है इसमें। अगर कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोग है। मच्छर की वजह से जो बीमारियां हो रही है, प्रॉब्लम हो रहे हैं, अगर उनको कंट्रोल करना है तो उनका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लोग है। हमें हफ्ते में एक दिन, सिर्फ एक दिन हमें हफ्ते में ड्राई डे ऑब्जर्व करना है। और सिर्फ हफ्ते में एक दिन भी नहीं, हफ्ते में उस एक दिन के सिर्फ 10 मिनट, और वो उस 10 मिनट में देखना है कि मेरे घर में और मेरे आंगन में कहां कहां मच्छर तैयार हो सकते हैं, बस उसका ख्याल रखना है। बस एक, क्योंकि हमें पता है कि ये जो चीजें है ना, ये मैक्सिमम जो बीमारियां फैलती है, ये पानी जो होता है, ये जो सोर्स होता है, ये हमारे घर में ही होता है, हमारे आजू बाजू ही होता है। तो बस हम लोग इसके ऊपर काम करें मिलके, हफ्ते में एक बार सिर्फ 10 मिनट दें, और हम इस 10 मिनट में ये पूरे सोर्सेस को खत्म करें, तो ये बीमारियां हम खत्म कर सकते हैं। और ये सर्वे सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां बीमारियां हो रही है, वहां का ये ऑब्जर्वेशन है। और यहां सिर्फ काम कर सकते हैं लोग, या हर व्यक्ति आना चाहिए, हर लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए, और ये कसम खानी चाहिए, ये मिशन के लिए काम करना चाहिए, तभी जाके ये बीमारियां खत्म हो। नहीं तो कोई वैक्सीन, कोई कुछ प्रोग्राम, इससे कुछ होगा नहीं। हमें ये जो साइकिल है उसको रोकना है। इसमें मच्छर हमारे यहाँ, जो बीमारी तैयार करने वाले मच्छर हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं, जो प्रकृति में तैयार हो रहे हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं हमें। हमारे घर में जो तैयार हो रहे हैं ना, उसकी चिंता करने की जरूरत है, उसकी वजह से ये बीमारियां हो रही है। तो सिर्फ, और आप देखोगे ना, इतने सिंपल सिंपल सोर्सेस होते हैं। अभी ऐसे कई सारे क्षेत्र है कि जहां पानी हफ्ते में एक बार आता है, 2-4 दिन के बाद आता है, और फिर हम लोग ड्रम में पानी भर के रखते हैं, लेकिन हम देखते नहीं कि उस पानी में क्या हो रहा है। और छोटे छोटे उसमें सोल्यूशन है, पानी को एकदम पीने जैसा ही रख सकते हैं हम लोग, फिर भी मच्छरों को हम निकाल सकते हैं। और एकदम पूरा पानी फेंकने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने बताया, बायोलॉजिकल मेथड्स है, कई सारे मेथड्स है। सिंपल, अपने जो कोकोनट का जो छिलका होता है, नारियल, उसमें भी मच्छर तैयार होते हैं, टायर में मच्छर तैयार होता है, और आप देख सकते हैं पानी में ऊपर, जमीन के ऊपर थोड़ा सा पानी है, उसके ऊपर भी मच्छर तैयार हो रहे हैं। ये सब देखने की जरूरत है। अगर हमें इन बीमारियों को पूरी तरह से निर्मूलन करना है, तो हमें शुरुआत करनी होगी अपने घर से। हर व्यक्ति, हर परिवार सिर्फ अपने घर का और अपने आंगन का सिर्फ ख्याल रखे। हफ्ते में एक बार सब लोग इकट्ठा है और अपना ख्याल रखे, तो ये बिल्कुल मलेरिया नहीं हो सकता, ना डेंगू इसमें हो सकता है दोस्तों। क्योंकि ये सभी मच्छर प्रकृति में नहीं, तो हमने जो तैयार किए हैं सोर्स, उसमें तैयार होते हैं। और किस तरह से हम लोगों को इकट्ठा लाएंगे, किस तरह से लोगों को बोलेंगे ये काम करना जरूरी है। और आपको पता है कितने लोग इससे मर रहे हैं, मलेरिया और डेंगू से इतने, और कितने लोग बीमार होते हैं, कितने लोगों के पैसे वगैरह इसमें खर्च होते हैं।
और इसका एकमात्र और सबसे इफेक्टिव अगर कोई तरीका है तो वह सैटरडे सेशन। कोई तो बताना चाहिए ना, कोई किसी ने तो बताना चाहिए। और एक बार प्रवचन देके, एक बार लेक्चर देके नहीं होगा ये। हर हफ्ते जब आप लोगों को बताओगे तो बहुत जल्दी, और ये मैंने खुद किया है। जब मैं एक जगह था एसडीएम, सिर्फ 4 हफ्तों में बहुत बड़ा बदलाव मैंने अपने हाथों से किया है। तो आप भी अगर जिस गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, अपने तहसील में रह रहे हो, अगर आप ये करोगे तो अगर 4, 6, 8 हफ्तों में आप बहुत ही बदलाव ऐसे अपने गांव में, अपने शहर में कर सकते हैं। सैटरडे सेशन बताइए लोगों को। जब तक लोग इसको नहीं लेंगे, इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जब तक लोग अपने घर की, अपने आंगन की जिम्मेदारी नहीं लगे, हम इन बीमारियों को नहीं रोक सकते। हमें बीमार करने वाले, तकलीफ देने वाले मच्छरों से मुक्ति नहीं कर सकते। और दोस्तों, मच्छर हो या कोरोना, हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ये दोनों जो जीव है ना, वो करोड़ों सालों से इस दुनिया पे रह रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। हम गलत है। हमने जब से इस पर्यावरण को बिगाड़ा है ना, तब से बीमारियों का ये चालू हुआ है। तो जब मैं कहता हूं ना 5V में, ये जो पर्यावरण संवर्धन, ये जो पहला मिशन है, ये पहला ही है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। बिजनेस हम करेंगे, पैसा हम करेंगे, वो सब अलग बात है। लेकिन हम आपको पता नहीं कि अगर आपने आपका क्षेत्र ये बीमारी मुक्त किया, मच्छर मुक्त किया, तो आप कितना बड़ा उपकार, उपकार नहीं बोल सकता मैं, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम अपने समाज के लिए करेंगे। कितने सारे जीवों को हम बचाएंगे, कितने सारे लोगों की, प्रकृति के लिए एक अच्छा काम करेंगे, और जिसकी वजह से कितनी सारी दुआएं और आशीर्वाद हमें मिलेंगे। तो हमें सिर्फ अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हमें पर्यावरण को सही रखने की जरूरत है। पर्यावरण के जो नियम है, उस नियम के ऊपर चलने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं, हम मिलते हैं और हर हफ्ते इस पर्यावरण के लिए, इस 5V मिशन के लिए अपने गांव में, अपने शहर में, अपने तहसील में खड़े होते हैं। धन्यवाद।